पार्ट 4 शुरू हो गया जी हमारा। क्या करना है, इसको नीचे करना है, ये विंग्स को नीचे करा दो। इदा हो जाते हैं वैसे। अच्छा जी, ओके। अच्छा भाई कह रहे हैं, एक भाई कह रहे हैं कभी इसमें कोई मसला है थोड़ा सा। क्या मसला है भाई आपको? बर्न वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है भाई। ये एसेट्स के अंदर एज इट इज नजर आएगा अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो। ट्रायल के अंदर नजर आ रहा है तो इसका मतलब इतना खर्चा इस पे हो चुका है। तो जरा जाके देखो एसेट्स के अंदर ये नजर आ रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स में देख तो ले चंदा। ठीक, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ तो एसेट पड़ा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट दूसरी चीज केड़ी है जी, इसके लिए डोनेशन आए हुए हैं। भाईजान कंप्लीट होगा, डेप्रीशिएट होगा तो इसको भी अमोर्टाइज करके इनकम बनाएंगे। इससे तो बहुत आगे निकल चुके हैं आप। तो ये बस क्लोजिंग ट्रायल में है ना, ट्रायल में बस कुछ ही चीजें। ये बात तो मैं बताना ही भूल गया आपको, इन 5 असूलों से ऊपर भी एक असूल लिखना था आपने कि ये जो क्लोजिंग ट्रायल होता है ना, इसमें ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं। ज्यादातर चीजें क्लोजिंग होती हैं। डेटर हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, जिनमें सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती हैं ना। ये CWIP जैसे हो गया, आप मजदूरों को पैसे देकर एंट्री करते होंगे, आप जो भी खर्चे कर रहे हैं CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, कितनी बार एंट्री हुई साल के अंदर। तो इस ट्रायल के अंदर ज्यादातर चीजें क्लोजिंग है। चंद एक चीजें ओपनिंग हो सकती हैं जो मैंने अलग करके आपको दिखा दी। वो सबकी नेचर ऐसी है कि पूरा साल उनमें कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, पूरा साल उनमें कोई एंट्री नहीं हो रही होती। जैसे स्टॉक अगर परपेचुअल सिस्टम नहीं है, पीरियोडिक है, तो स्टॉक तो एंड पे काउंट करते हैं ओपनिंग, इसलिए वो ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद दूसरा असूल क्या देखा था, एक्रूअल्स का। हम कैश की एंट्रियां करते जाते हैं, एंड पे जाके देखते हैं एक्रूअल है या नहीं। फिर हमने देखा डेप्रिसिएशन, सारा साल कुछ नहीं करते, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। जनरल फंड ओपनिंग पड़ा है, सारा साल कुछ नहीं करना, सारा साल आपने बाकी की एंट्रीज करनी है, एंड पे जाके आपने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, सरप्लस लॉस निकलना है, तो क्लोजिंग ओपनिंग हो सकता है। ठीक है ना। तो कुछ चीजें ओपनिंग हो सकती हैं जिनके बारे में शक था, बता दिया। बाकी ज्यादातर चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, क्लोजिंग। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है। जो एंट्री इसमें पढ़नी थी पढ़ चुकी, सवाल ने कहीं नहीं बताया कि ये कंप्लीट हो गया, तो मतलब अभी वर्क इन प्रोग्रेस ही है, तो इसको बैलेंस शीट में शो कर दो एसेट्स में। और इससे रिलेटेड डोनेशन भी अभी तक पड़ा है, लायबिलिटीज में शो करो। करंट नॉन करंट का कुछ नॉन करंट में शो कर दो। सही है। और कोई मेरे लायक अगर नहीं है ना, तो ऐलान किया जाता है कि एनपीओ का मेरी तरफ से कुल वल्ला हो गया है। अब जुमे से पहले पहले इंशाल्लाह ये ख़त्म करना है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, कैश फ्लो में काफ़ी जोर लग चुका है आपका, लेकिन चुनी चुनी कुछ चीज़ें हैं वो मैंने करवानी है। स्कोप पैरा, फर्स्ट 2 लाइन्स, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल 1 2 3 डेफिनेशंस हैं। अच्छा, डिस्क्लोजर थोड़ी सी लाइन लिखी हुई है, इंटरेस्ट डिविडेंड आपको पढ़ाया हुआ है लेकिन एक जगह निशान लगवाना है, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी। एग्जाम्पल 5 में एक छोटी सी गलती सही करनी है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। जुमे से पहले आराम से कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्लान के मुताबिक हमें जुमे से पहले ये भी कर लिया होना चाहिए था हमें। तो अब खुद सोच लें आप कहाँ तक जा रहे हैं हमारा काम। जिधर तक जाएगा, जिन्होंने जाना होगा चले जाएंगे, उनको वीडियोस भेजी जाएंगे। आज हमने जाना तो नहीं है घर, या है नहीं या हसी नहीं है ही नहीं बचना। चलें जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शुरू करते हैं। 15 मिनट का काम है, देखें आप कितना टाइम लगाते हैं। कुछ एमसीक्यूज पे शायद थोड़ा टाइम लग जाए, जरा ज्यादा है। 15 मिनट एमसीक्यूज से कर लें, बाकी 15 मिनट और, आधा घंटा जी। डोनेशन एज अ सर्विस का क्या मतलब है? या फी फॉर सर्विस होती है या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? डॉक्टर ने सर्विस दी तो उसकी जो सर्विस के जो पैसे होंगे वो हम डोनेशन में देंगे। किसको? डॉक्टर को? डॉक्टर एनपीओ है भाई। आपकी एनपीओ ने सर्विस देनी है तो उसके अगेंस्ट वो फीस लेगी, और आपकी एनपीओ कहीं से कंट्रीब्यूशन आएगा तो वो डोनेशन है। डॉक्टर ने तो अपनी सर्विस के अगेंस्ट तनख्वाह लेनी है, या उसने कुछ नहीं लेना तो वो मुफ्त में जो काम कर रहा है वो मुफ्त का काम, वो अल्लाह से फिर उसका अजर लेगा। उसकी कोई एंट्री तो नहीं करेंगे। डॉक्टर अपनी किताबों में एंट्री करता है तो करें, हम क्या करेंगे? वो आता है, इलाज करके चला जाता है, हम बस चाय पानी का खर्चा है उसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर लें। एनपीओ ने सर्विसेज दी, उसके अगेंस्ट फीस आएगी। सर्विसेज के बगैर को पैसा आया तो डोनेशन। तुम बात कर लो पहले, तुम पहले कर लो बात। नहीं करो करो करो, सब रुक जाओ भाई, सब रुक जाओ भाई, चलो बात कर लो।
हाँ तुम पहले बात कर लो, सब सुने सब। सर नहीं बोला मैं। नहीं बोल, नियत ते की थी ना बोलन दी, ये तो मान लो अब। पेज 648, हिम्मत करो, हिम्मत, हौसला, जज्बा। क्या? नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं, आज तय हुई। संडे को आ जाते ना कसम से आप लोग, सब मौजें करते। क्या पेज नंबर लिखा हुआ है जी? अब तो आपके पास है हैंडआउट। मैंने नहीं बुलाया, जिदी वारी आनी तुम सारा सैशन ही लेट पढ़ते रहो, फिर चलो हुण एंड ते तुहाडी बचत होगी, बाकियां दी थोड़ी जी नहीं हुई। यार मुक ही नहीं रहा यार। पेज 648 कौन से पेज पे है? स्कोप पैरा, बस पहली 2 लाइंस पढ़ लो, किसी एमसीक्यू में यूज ना हो जाए। IS 7 रिक्वायर्स ऑल एंटिटीज, जी स्कोप ही पढ़ा रहा हूं, to prepare a statement of cash flow as an integral component of financial statements for each period for which financial statements are presented। ये मतलब पता है क्या है इसका? इसका मतलब मैं यहां से समझाता हूं, ठहर जाओ। उत्ते जा ही नहीं जाए, भज के जाओ भाएं, पहले सफे दे। मैं सिर्फ आपको ये ऑल एंटिटीज वाला फर्क समझाना चाह रहा हूँ। इसका भी स्कोप पैरा पढ़ाना है वैसे मैंने आपको, ईपीएस का बाद में, तो अभी पढ़ लो। ये खुल गया थे, इनमें यही पागल हो गया इस टाइम, हो ही रहा मेरे नाल, सारे सेशन का बोझ इकट्ठा पड़ा है ना अब इस। IS 33 EPS applies to entities whose ordinary shares are publicly listed, यानी publicly traded और are in process of being issued in यानी कि लिस्टेड कंपनी या लिस्टिंग की तरफ जो जा रही हैं उन कंपनीज पर IS 33 EPS लगता है। यानी EPS के डिस्क्लोजर्स देना, EPS निकाल के लिखना, कहाँ कहाँ लिखना है, क्या क्या डिस्क्लोजर देना, ये सब कुछ किस पे एप्लीकेबल है? सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे या वो कंपनी जो लिस्टिंग के प्रोसेस में पड़ गई हैं। लेकिन कैश फ्लो का स्टैंडर्ड ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं देता कि मैं सिर्फ इस पे लगूंगा या इस पे लगूंगा। कैश फ्लो का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि मैं सब पे लगूंगा। तो IS 7 रिक्वायर्स ऑल, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ हैं, इन मैंने आपसे अर्ज किया, इनकी एनपीओ, इनकी कैश फ्लो होती है। आई के अपने वो निकाल दिया था, उसने आपको कैश फ्लो सिर्फ ये वाली टेस्ट करनी है इसलिए, ठीक है ना। तो एनपीओ वही IS 7 रिक्वायर करता है सारी एंटिटीज को कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईच पीरियड फॉर इच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट 2 साल की है, तो कैश फ्लो भी 2 साल की, सही है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, किसी एमसीक्यू में यह छेड़खानी कर सकता है, ठीक है। वैसे पता भी होना चाहिए आपको, बाकी कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की, ठीक है, जान दो। डेफिनेशन, कैश किसे कहते हैं जी? कैश कंप्राइजेस, भाई कैश बेशक आप किसी और चीज को कहते हो, IS 7 कैश किसे कहता है? IS 7 कैश कहता है कैश ऑन हैंड, हाथ के ऊपर पड़ा हुआ कैश, डिमांड डिपॉजिट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, विच आर, ये 3 चीजें हो गई, विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, ठीक है जी। तो क्या कहता है जी? कैश ऑन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट्स जो कि रीपेबल ऑन डिमांड होते हैं, ये इंक्लूडेड हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट ये हैं, अब आगे वो कैश इक्विवेलेंट को पकड़ लिया उसने। अगली डेफिनेशन, कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिया करते थे, पढ़ा हुआ है आपने, सिर्फ थोड़ा सा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें इसको। Cash equivalent are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value. Simple कहता है highly liquid investments हैं जो कि readily convertible to known amounts हैं। ये प्राइस बॉन्ड पड़ा हुआ है जी, ये 100 रुपये का प्राइस बॉन्ड है, जाके तुड़वा लेंगे, या 90 का या 100 का मिलना है, ज़्यादा चेंज नहीं आना इस अमाउंट के अंदर।
एक तो रेडिली कन्वर्टेबल हैं, दूसरा नोन अमाउंट्स में कन्वर्ट होना है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उसको भी हम कैश ही कह लेते हैं, यानी तकरीबन कैश। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे ही कहा था ना हमने। और एक सवाल आया था हमारा जिसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी और उसके अंदर उसने कहा था रेडिली कन्वर्टेबल इतनी और बाकियों के बारे में चुप था, तो हमने कहा इसका मतलब ये कैश इक्विवेलेंट में जाएंगी, बाकी जो है वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, तो नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर कैश इक्विवेलेंट, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज, ये इंपॉर्टेंट बात है फिर, नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर cash equivalent. An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of say 3 months or less from the date of acquisition. अगली ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, शेयर्स जो होते हैं ना, किसी के आप जो शेयर्स खरीदते हैं, किसी के शेयर्स खरीदें, एसेट है कि नहीं है, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप किसी एंटिटी, असल में ना ये आपके ज़रा स्कोप से बाहर की बात इसलिए IFRS 9 में आप FR 2 में पढ़ेंगे, जब किसी के शेयर्स खरीदते हैं तो ये फाइनेंशियल एसेट है, आप इसकी एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कैश पे करके एसेट खरीदा है आपने, नाम उसका शेयर है तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स कहते हैं, फिर इस पर रिटर्न आता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लेकिन वो आपके स्कोप से ज़रा बाहर की बात है। वाले इतनी बात पता होनी चाहिए आपको कि इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी तो पड़ी हो सकती है, तो वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि शेयर की प्राइस तो रोज़ ही बदल रही होती है, हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि कितनी अमाउंट है। तो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम, ये निकाल ही दिया इसने, फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो क्या है, रिडीमेबल प्रेफरेंस, यार ये तो होते ही कैश नहीं, ये तो इक्विटी होते ही नहीं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो हमारे क्या हैं, लायबिलिटी है, वो पता है ना। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, यानी कि मैं यूँ लिख देता हूँ, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिख देता हूँ आपके लिए, शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, और ठीक है, जिनके आपने खरीदे हैं, परचेज्ड बाय यू, परचेज्ड, तो ये आपकी वैसे इन्वेस्टमेंट तो है ना, अब बोलो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, ये आपका करंट एसेट, करंट एसेट में हो सकती है, करंट में पड़ी हो, करंट एसेट होता है ये, तो क्या ये भी कैश इक्विवेलेंट में डालें, नहीं, ये स्टैंडर्ड ने एक्सक्लूड कर दिया। उसकी वजह होती है इसके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी किसी के शेयर किसी के खरीदे हुए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने नहीं डालनी। ये यूँ समझ लें कि वो है जो सवाल के अंदर उसने कहा था कि ये दूसरे शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये एग्जाम्पल जो हैं जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बिल्कुल इजी हैं, एक बार सिर्फ आपने इनको रीड ऑनली करना है, बस एक बार, मैं तो कहता हूँ दूसरी बार भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैश फ्लो किसे कहते हैं, कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बड़ी मेहरबानी, कैश फ्लोज एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कंस्टिट्यूट कैश और कैश, फॉर एग्जांपल डिपॉजिट एंड कैश इन हैंड। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, MCQs में आ सकती है, क्या कि आप डिपॉजिट करें कैश इन हैंड को बैंक में और बैंक से कैश में, तो इसको कैश फ्लो ना कहते रहना, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो तो हो रहा है ना, बैंक से पैसे आए कैश की दराज में, कैश की दराज से पैसे निकले बैंक में, तो कैश की दराज से पैसे निकल कर बैंक में गए तो आप कह रहे हो कैश आउटफ्लो हो गया। दूसरी तरफ बैंक से डिपॉजिट निकाला आपने, बैंक से पैसे निकाले और कैश की दराज में रख लिए खर्चों के लिए, आप कह रहे हो कैश इनफ्लो आ गया, तो स्टैंडर्ड कहता है यार ये कैश फ्लो नहीं है, वो यही है आपकी एक जेब से पैसे निकल के दूसरी जेब में आ रहे हैं, तो इसको कैश फ्लो नहीं कहना। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी MCQs में आपके लिए यूज हो सकती है, ठीक है, ओके डन। बिल्कुल बहुत इजी, लेकिन प्लीज एक बार आपने इनको सिर्फ एक बार, नॉट मोर देन, रीड ओनली वंस है, वंस डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है, दैट्स इट, वंस रीड ओनली, ठीक है, ओके। दूसरी बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता, और कहीं लगे कोई पॉइंट अच्छा लगा ज़रूरी है तो आप उसको स्टार लगा लो, अगली बार रिवीजन के अंदर उसको भी एक नज़र मार लेना, ज़रूरत पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। इस एग्जांपल के अंदर एक छोटा सा मसला था, मुझे लगा पता नहीं किस में लिखा हुआ था, मैंने 5 में लिखा हुआ, 3 में, तो वो 5 में जा गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये दोनों एग्जांपल्स आपने लाजमी पढ़नी है, लेकिन मैंने लिखा है रीड ऑनली, साथ CTM नहीं लिखा मैंने, रीड ऑनली वंस, बस एक बार पढ़ लेना, पर है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि असल में बात ये ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, उन बातों की समझ आई है नहीं आई है, एक एग्जाम्पल को एक दफ़ा सिर्फ पढ़ने से आपको वो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ICAP की एग्जाम्पल्स हैं
आई कैप उठाकर एज इट इज़ चीज़ें उसमें से दे देता है, तो एक बार पढ़ी हुई होगी तो तसल्ली भी हो जाएगी किसी एमसीक्यू के अंदर अगर आता है पॉइंट। ठीक है, ओके। चलो पढ़ लो, वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं इसके डिस्क्लोजर्स। जो इसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ना, असल में हम कैश फ्लो उसी शक्ल में बना रहे होते हैं, तो इसलिए अगेन किसी एमसीक्यू में छेड़खानी ना करे। करता तो नहीं है, इस तरफ आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को वर्किंग में डालते हैं और फिर कैश फ्लो के एंड पे उनको प्लस ओपनिंग करते हैं और क्लोजिंग नज़र आ रहा होता है, तो हम उसको डिस्क्लोज ही तो कर रहे होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिस्क्लोज ही तो होता है कैश फ्लो के मुंह के ऊपर। ठीक है, और उसको आगे फिर नोट्स के अंदर असल में या वर्किंग के अंदर अपने सवाल के अंदर हम उसका ब्रेकअप भी शो कर देते हैं। ठीक है, एंड शैल प्रेजेंट अ रेकन्सिलिएशन ऑफ अमाउंट्स इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज विद इक्विवेलेंट आइटम्स रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट। यही जो आप कह रहे हैं कि जी क्या वो कहता है जी, डिस्क्लोज करो कंपोनेंट्स। आप डिस्क्लोज कैसे करेंगे? वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जब बनेगी आपकी, तो उसके अंदर आप वो एंड पे जाकर प्लस ओपनिंग, ये रेकन्सिलिएशन दे रहे हैं, प्लस ओपनिंग कैश लिखते हैं और ये क्लोजिंग कैश आ जाता है। ठीक है जी, तो ये आप जो वर्किंग के साथ करते हैं, असल में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं आप, जो कि आपको कभी इसने रिक्वायर किया नहीं, असल में ये आपके सिलेबस के अंदर उस तरह से है नहीं, तो ये जो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, ये क्या हुआ, ये नीचे लाओ, ओपनिंग कैश ऐड करते हैं। ठीक है ना, नेट कैश फ्लोज निकलते हैं ना ऊपर, नेट कैश फ्लोज, वो जो ए प्लस बी प्लस सी हम करते थे। ठीक है, उसके बाद प्लस किया ओपनिंग, तो ये क्या आ गया, क्लोजिंग। तो ये आप, वो कहता है जी ये असल में रिक्वायरमेंट है। अच्छा, हमें नहीं था पता। ठीक है, आगे कहता है, अब ये भी एक थ्योरेटिकल मतलब फॉर एमसीक्यू, इसको एक दफ़ा पढ़ लो, सवाल में ये आए बहुत मुश्किल है। कहता है एंटी शेल ऑल्सो डिस्क्लोज टुगेदर विद कमेंट्री बाय मैनेजमेंट amount of significant cash and cash equivalent held by entity that are not available for use. For example, cash and cash equivalent balance held at a branch that operates in country where exchange control or other। वो कहता है कि जी अगर आपके पास कोई ऐसा कैश पड़ा है, आपकी एक ब्रांच जो है वो किसी दुनिया किसी ऐसे मुल्क में है जो वहाँ से अपने मुल्क से पैसा निकालने नहीं देते, तो आपके कैश पड़ा तो आपके पास ही है, किसी और मुल्क में पड़ा है लेकिन वो फंसा हुआ है, मतलब वो निकालने नहीं देते, उनकी रेगुलेशंस ऐसी हैं। पर आपकी सब्सिडरी, आपकी ब्रांच है, बल्कि आपकी सब्सिडरी का क्या पता, आपकी कोई ब्रांच है वहाँ पर, उस ब्रांच में कैश पड़ा है, कैश तो आपका ही है, तो वो कैश फ्लो में तो नज़र आ रहा होगा। अब अगर ऐसा कोई मामला है तो अंग्रेज़ी में लिख कर बता दो कि फ़लाँ मुल्क के अंदर इतना कैश जो है इस कैश में शामिल है, जो वो पड़ा हुआ है और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो लोग आने नहीं देते। ऐसी बात भी आपको कैश फ्लो के अंदर नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगेन फॉर एमसीक्यूज़ ये पॉइंट भी आपने जहन में रख लेना है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में तो कर लेना इसको भी एक बार रीड ऑनली, कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है प्रेजेंटेशन को यहाँ से करने की। आपने 649 पे डिस्क्लोजर्स पढ़ा दी ना, अब 651 पे मैंने बस एक पॉइंट पढ़ाना है। मैं क्यों कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आप अगर इसको एक बार तसल्ली के लिए पढ़ लो तो वैसे अच्छा होता है, पढ़ लोगे तो अच्छा होगा। उसके अंदर क्या लिखा होगा जो हम कर रहे थे, कोई चेंज नज़र नहीं आएगी आपको। बेसिकली प्रेजेंटेशन ही तो हमने की थी, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की हेडिंग दी, चीज़ें उस तरतीब से लिखी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, फिर ओपनिंग प्लस किया, क्लोजिंग आ गया, दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन। कैश फ्लो का फेस हम बना रहे थे, कैश फ्लो का फेस हमने, वही तो प्रेजेंटेशन थी। कैश फ्लो की शक्ल आप किसी भी फाइनेंस स्टेटमेंट के अंदर ओपन करके देख लें, हम देख लेते हैं किसी एक में, अभी कल परसों ही ओपन की थी ना हमने, इधर ओ सॉरी, हाँ अच्छा जी, अब हैं तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन चलें कैश फ्लो की शक्ल तो देखी जा सकती है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, ऐसे लिख देते हैं ना, ठीक है, प्लस हो रहा है, ठीक है, उनका माइनस हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है, और बराबर हो गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंटेशन ही तो थी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसी शक्ल की ही कैश फ्लो बनती है, ठीक है।
तो इसलिए इसको आपने छोड़ देना है। मतलब मेरी तसल्ली कुछ अगर हो जाएगी एक दफ़ा सिर्फ पढ़ लें तो ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं पढ़ने वाली, ये वंस बस पढ़ना है आपने। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये भी आपको समझाया हुआ है मैंने, ये भी रीड ऑनली है लेकिन आपको समझाया हुआ है मैंने। क्या? डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, इन दो के बारे में कहा था कि इसमें ऑप्शन होता है आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करें या फाइनेंसिंग में। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड ने अपनी एग्जांपल में और फिर आई कैप ने भी उसी के जो है वो उसी के पैरवी के अंदर वही काम किया। वो क्या है? सजेस्टेड क्लासिफिकेशन क्या है? फिर डिविडेंड को कहाँ ले जाओ? फाइनेंसिंग में। और इंटरेस्ट को कहाँ ले जाओ? आगे उन्होंने बिकॉज बिकूज भी लिखा हुआ है लेकिन एक स्टार लगा हुआ है सजेस्टेड के साथ, बेस्ड ऑन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल अकम्पनिंग IS 7। आई के अपनी किताब में लिखा है कि ये मैंने सजेशन जो बेस किया ना, ये चूँकि इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स दी होती हैं स्टैंडर्ड ने ना, तो इस IS 7 के साथ जो स्टैंडर्ड की अपनी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है ना कि इस तरह का आप कैश फ्लो बनाएं, उसके अंदर ये ट्रीटमेंट है। इसलिए मेरी तरफ से ये सजेस्टेड है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हमने किया ही ऐसे हुआ है, ठीक है ना, इसी को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, बस ये चीज़ पढ़ानी थी कि इंटरेस्ट अगर आपने सॉरी ये मैं रिसीव को कर गया हूँ, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग, ठीक है। अच्छा, और अगर इंटरेस्ट रिसीव करें तो क्या करें? उसको इन्वेस्टिंग के अंदर रखें, ठीक है, और डिविडेंड रिसीव्ड को भी इन्वेस्टिंग में, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था कि ये किया था हमने वैसे शायद एक दो सवालों के अंदर, लेकिन अच्छे से याद ऊपर वाला है, ये भी रख लें याद। अब इस अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन के बारे में आपको करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लेना इस टेबल को, किसी MCQ में काम ना आ जाए, सब कुछ आपको आता है। ओके, चलें जी, ये एग्जाम्पल में ना ये ज़रा सही कर लें, इसको पढ़ लेना ना, इसको एक दफ़ा रीड ऑनली करोगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन सामने आ जाती है ना, एक बार एग्जांपल देख लेता है बंदा तो सवालों के अंदर हेल्प मिल जाती है। आपने सारे सवाल कर लिए, पेपर में उसने कोई एक दो चीज़ें नहीं डाल दी तो वो नई चीज़ें कहाँ से आएंगी? यहीं से ही आएंगी। तो इसलिए एक नज़र पड़ा होगा तो कोई मसला तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना ये नंबर 8 यहाँ पर भी ऐड कर लें, ठीक है। ये नंबर 13, ये है क्या? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन के बारे में वो कहता है आइडेंटिफाई करो फॉलोइंग एज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो डेप्रीसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में से कौन सी है और नॉन कैश है या नहीं है? तो दोनों जगह पे आ सकती है ना ये। तो जैसे मिसाल के तौर पे, मिसाल कितने गई मेरी? गेन ऑन डिस्पोजल कहीं नज़र आ रहा है? थर्ड पे, ये तो कैश प्रोसीड्स हैं। चले खैर, नंबर 7 इसको, ये 15 पकड़ें, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन प्लांट, ये क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और बोलो ये नंबर 9, ठीक है, वैसे ऐसे भी सही है, एक एक करके उन्होंने लिखा हुआ। खैर, अब डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन, ये डेप्शन क्या है? नॉन कैश है या नहीं है? इसको यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? और बोलो, अब ये कहीं पे नज़र आ रहा है ऊपर? उसको वहाँ से निकाल सकते हैं हम, नहीं आ रहा, ठीक है। तो बस ये करेक्शन कर लें, ऐसे लिख दूँ ज़रा एक्स, ये लाल से लिखूँ ताकि अगली बार के लिए सही तो हो जाए जी। क्या नंबर है जी? XV X111, ओके जी, 13। हो सकता है कोई इस डिटेल तक जाके पढ़ ले चीज़ों को, क्या पता लगता है फिर बाद में उसने पूछा हुआ हो कि यार ये तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है जी। होगी करेक्शन। ऐसी चीज़ें आप लोग परेशान हो रहे हैं, थोड़ी हिम्मत करें, बीच में कुछ ज़्यादा भी आएंगी कम भी होंगी, चलता रहेगा ये, ठीक है ना। 660 और 661 पे आए, ये क्यों हमने आइडेंटिफाई किया जी? ये रीड ऑनली वाला आपके ज़िम्मे लगाना था कुछ काम। रीड ऑनली सिर्फ वंस है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। रीड ऑनली लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। उसकी वजह क्या है? एक दो MCQs अगर बनाए तो इसमें से बना सकता है बड़े आराम से, और बनते भी रहे हैं इसके अंदर से, तो ध्यान से पढ़ लेना। रिवीजन प्लान में ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना जो लाजमी रीड करनी है हर दफ़ा रिवीजन में,
वो लर्निंग आउटकम्स भी मैंने लिखे होते हैं, मैं पेजेस को अपडेट कर दूंगा और कोई एडिशनल डालना हो या डिलीट करना हो मैं कर दूंगा। ये मैं लाजमी लिखता हूँ रिवीजन प्लान के अंदर, रिवीजन प्लान का हिस्सा होता है ये चीज़ें, इनको पढ़ना होता है, यहीं से तो MCQs बन रहे होते हैं। ठीक है, ये शामिल है इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों पेजेस हैं बस, ज़्यादा कोई नहीं है। आगे फॉर्मेट्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मेट आपका यही है। आपको बस इतना जहन में रखना है MCQs करने के लिए कि ये जो 3 लेस होते थे, इससे ऊपर एक स्टेप आता है जिसका नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। कोई नई बात नहीं है, मैंने क्लास के अंदर सबसे पहला फॉर्मेट शायद बनाया भी यही था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर 1-2 दिन के बाद मैंने कहा था छड्डो यार इनमें मिट्टी पाओ, पता लग गया ना आपको, अब टाइम बचाओ, अलग से टोटल ना करो, बस सीधे ही चला करो। लेकिन ये पता होना चाहिए MCQs के लिए, क्योंकि कभी कभी वो ये पूछेगा, देखो वो क्या पूछेगा, कभी वो कहेगा MCQs में जा रहे हैं ना, अब क्या कहेगा MCQs में पूछेगा बता दो जी कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कभी कहेगा वो बताओ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इंटरेस्ट या टैक्स की फिगर सवाल में गिवन होगी, अब आपको वो कह रहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालो और आप नेट कैश फ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के निकालो, तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान इसका रखना है। बाकी फॉर्मेट पढ़ लिया होगा आपने, कोई ज़रूरत नहीं है इसको मजीद पढ़ने की। एक सवाल था इसमें भी ट्रायल वाला, इस सवाल के अंदर और तो कोई मसला नहीं था, ड्राइंग्स की फिगर नहीं निकलती थी, आपको याद होगा। ज़रा इस सवाल पे आ जाए, मेरा दिल है ड्राइंग्स की फिगर, मैंने ज़बानी कलामी बात की तो थी, एक दफ़ा अगर क्विकली इसको करके मैं वो ड्राइंग्स की फिगर निकाल दूँ तो बाकी सवाल में तो इतनी जान है नहीं आपकी। बेटा सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, टेंशन नहीं लेनी बस। ठीक है, आता सब कुछ है आपको, ये भी मैंने ऐसे ही बस अपनी तसल्ली की है और कुछ भी नहीं है। यानी अगर ये चीज़ें आगे पीछे भी कर दे बंदा तो कोई इतना बड़ा मसला, इस वजह से पास फेल नहीं होता, तसल्ली हो रही, थोड़ी तसल्ली अपनी तसल्ली के लिए सबकी। तो आप लोगों को सब आता है, बस पर्चे के अंदर आप हाथ पाँव छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं आता। आप कोई पर्चा उठाकर देख लेंगे, जितने भी आप अपने पर्चा भी देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ भी ऐसी नहीं नज़र आएगी कि जो आपने पढ़ी नहीं होगी और पर्चे में आई हो। मसला सिर्फ ये होता है कि सोल्यूशन देख देख के करने की आदत डाली होती है, खुद को सोचना पड़ जाए थोड़ा सा, या टाइम का प्रेशर पा जाए थोड़ा सा, तो फिर बस गए। कोई एक चीज़ आप सवाल पेपर घर आके देखेंगे, सारा पर्चा आपको नज़र आएगा कि यार ये तो सारा होता था, तो पर्चे में ही रिलैक्स होकर करो ना, कुछ भी नहीं होता, सुकून से करेंगे पर्चा, आपको सब आता है। सबसे आसान पर्चा यही होगा इंशाल्लाह आपका। R1 का रिज़ल्ट सबसे बुरा सिर्फ इसलिए होता है कि आप एग्जामिशंस वाले बच्चों को उठाकर देखें, वो यहाँ पे आके भी मेहनत नहीं करते, तो आप उसको छोड़े, आप अपनी अपनी लाइन का रिकॉर्ड रखें, हमारी लाइन में कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए। और अगर आपको नज़र आएगा कि हाँ यार वो मेहनत नहीं करता, देखा वो फेल हुआ, और जो करता था मेहनत वो पास हुआ, तो जो मेहनत करेगा और पेपर आसान होगा इंशाल्लाह, आप देख लेना। और हर दफ़ा ही आसान होता है, पर रिज़ल्ट अमेजिंगली ख़राब होता है, और उसकी वजह आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं शायद, कि एक कुछ अर्सा पहले एक जो है वो हमने भी इसको थोड़ा सा चेक किया था कि मसला क्या आ रहा है। FAR2 में यही बच्चा आकर 40+% रिज़ल्ट दे रहा है, ये भाई को जुगाना ज़रा। FAR1 के अंदर जो है वो आपका रिज़ल्ट 20 के आसपास आ रहा है, 20 से 30 के दरमियान। ये बच्चा FAR2 में तो मुश्किल हो जाती है, FAR2 सिलेबस भी ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें भी ज़्यादा हैं, फिर कैसे रिज़ल्ट बेहतर हो जाता है। तो बड़ी हैरत होती थी इस बात की, या तो भाई अगर ख़राब होता रिज़ल्ट तो FAR2 का होता ना, FAR1 का क्यों होता। तो उसके अंदर फिर ये चीज़ नज़र आई कि FAR1 चूँकि पास करके आगे आए होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। अब अगली बात फिर पकड़ ली कि यार अगर FAR1 पास करके आने वाला FAR2 पास कर सकता है, तो FAR1 पहली बार देने वाले को क्या मुसीबत है। तो फिर एक और चीज़ सामने आई, वो ये थी कि जो बच्चे नॉर्मली एग्जामिशंस लेकर आते हैं, तो इंट्रो की एग्जामिशन की वजह से FAR1 के अंदर उतनी मेहनत करते नहीं हैं, उसको भी इजी लेते हैं। और जब फिर इनके रिकॉर्ड्स निकाले गए तो तकरीबन, मैं रफली बता रहा हूँ कि कोई जिनकी इंट्रो एग्जाम्प्ट थी उनके FAR1 के रिज़ल्ट सामने आया कोई 18-19 के करीब, 15 से 20% के दरमियान। और जो इंट्रो पढ़ के FAR1 जिन्होंने जो अपीयर हुए थे, उनका रिज़ल्ट 40% से ऊपर ही था तकरीबन। तो फिर चोरी पकड़ी गई कि मसला असल में तो ये आ रहा है कि बच्चे इंट्रो पढ़ के नहीं आ रहे या सही से पढ़ के नहीं आ रहे, तो बुनियाद है। ऐसे ही आ जाए FAR1 सही से नहीं पढ़ के जाएंगे तो FAR2 में फिर आपको लगेगी 6 महीने की सट,
डज। ठीक है, तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, आपको सब आता है, सब पढ़ाया गया है। आपने पर्चे के अंदर बस नर्व्स को नहीं जो है ना वो लूज़ करना, पर्चा आराम से पास होगा इंशाल्लाह आपका। ठीक है, कहाँ थे हम? कौन सा सवाल है जी? सवाल तो यहीं कहीं होना चाहिए, करीब 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 होना चाहिए यहाँ पे। 706। अच्छा, वैसे मैंने कुछ कोशिश की भी थी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई ट्राई श्राई की थी इस सवाल को करने की? बादल ना खास्ता, एक बच्चों ने, अच्छा 3-4 ने की है। ये सवाल देखें तो बच्चों, नहीं किया आप लोगों ने? हैरत है। ये कितने बच्चों ने सवाल किया था? ये ऊंचा हाथ खड़ा करें। हो गया था? अच्छा, क्विकली ज़रा इसको देख लेते हैं फिर क्विकली। ये चलो भला हो गया कि इसमें ये जो एंट्रीज थी ना, ये वाली, गैरी ब्रदर कमेंस्ड देयर बिजनेस ऑन 1 जनवरी 13, कैश फॉर 50, बिल्डिंग वैल्यूड 25, एनपीओ ख़त्म हो गया है, ये कैपिटल है अब। ठीक है, डोनेशन ना कह देना। और मोटर व्हीकल 1.4 मिलियन का, ये इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब ये कैपिटल है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ पीपीई आ गया। तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, पीपीई डेबिट कैपिटल क्रेडिट, पीपीई डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो ये सब चीज़ें कैपिटल को क्या कर गई? क्रेडिट। ठीक है, अब ये इकट्ठा कर दिया मैंने, हाँ इकट्ठा कर दिया। अब मामला क्या है, एक पैट निकल आए, एक पैट निकल आए। पैट निकलवाओ मुझे कहीं सवाल से देखकर ही बता दो, डेटा यहाँ से देखकर निकालें या पैट मुझे बता दोगे डायरेक्ट ही? मुझे सॉल्यूशन से देख के पैट बता दो, क्योंकि पैट के अंदर कुछ कर ही लो यार। ये पता नहीं क्या था, इसको साइड पे रखें, बाद से लोड पे आ जाएगी। जी एक वर्किंग कर रहा हूँ मैं जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने चला हूँ। सेल्स की फिगर गिवन है कितनी? 136। अच्छा, सोल्यूशन ओपन कर लो, कोई एडजस्टमेंट हो तो कराते जाना। ठीक है, तो 136 की सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल मुझे एडजस्टेड वाली बताना सोल्यूशन से देखकर। हाँ 83 पॉइंट। कितने बच्चों ने सवाल किया था? दोबारा ज़रा हाथ खड़ा करें। जिस इनमें से किसी फिगर में कोई मसला आया तो मुझे वहीं रोक लेना, ठीक है ना? होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स की एक अजीब सी एडजस्टमेंट थी। बेसिकली बताता हूँ क्या था। ठीक है, फिलहाल तो ज़रा बताओ आगे। जीपी आया, एक सेलिंग एंड, चलो ऑपरेटिंग कर लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं जी? ट्रायल में शायद ये फिगर नहीं, अच्छा यही है, अच्छा यही है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। सुभान अल्लाह, अरे वाह। अच्छा, उसके बाद अदर इनकम कह लो जी, कितनी? 0.5 आ गई। उसके बाद ये फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट 2 पॉइंट, पीबीटी आ गया कितना? 13.2। उसके बाद टैक्स माइनस करना पड़ेगा, टैक्स एक्सपेंस आ रहा है ना 6, तो ये 6 माइनस हो गया, आंसर आ गया 7.2 है। ले जी, निकल आया आपका वो प्रॉफिट जिसका आपको इंतज़ार था। ये पैट निकल कर इधर आ गया और यहाँ पे आपने पैट लिखा, लिखवाओ जी 7.2। ये कैसे निकला समझ आ गई है? अब आप लगे इस कैपिटल को पकड़ने। किधर गया कैपिटल? ये 73.95 का कैपिटल। क्या ये ओपनिंग होगा? क्या ये ओपनिंग बैलेंस होगा? कैपिटल तो ओपनिंग होता है ना ट्रायल के अंदर। अगर सेल्स परचेज इनकम एक्सपेंसेस गिवन हो, जैसे फंड का लिखवाया, ऐसे ही कैपिटल पे भी रूल लगता है। अगर इनकम एक्सपेंसेस बिखरे हों तो कैपिटल तो ओपनिंग होता है, प्रॉफिट निकलेगा तो उसमें ऐड होकर क्लोजिंग बनाएगा, तो ये ओपनिंग होगा। क्या ख्याल है? ओपनिंग हो जाता, शक में पड़ जाते, लेकिन बिजनेस ही कब कमेंस हो रहा है? हमारे साल के पहले दिन, तो ओपनिंग तो 0 है। अच्छा, तो फिर ये क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग ये हो नहीं सकता। अब उसूल पढ़ लिया। क्लोजिंग ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनकम्स एक्सपेंसेस आपको ट्रायल में फैले हुए नजर आ रहे थे, प्रॉफिट तो आपने अब निकाला है।
ये प्रॉफिट आपने निकाला है और निकाल के कैपिटल में ऐड किया है। अगर इस प्रॉफिट की इस कैपिटल तक आते आते ये प्रॉफिट लेस हो चुका होता, सॉरी ऐड हो चुका होता, तो ये प्रॉफिट ऐड हो जाना कब होता? जब ये सब कुछ नेट नुट हो जाता। तो ये नेट नुट हो जाता तो ये ट्रायल में नजर आता आपको। तो ये ना तितर है ना बटेर। ये कैपिटल ओपनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि साल ही पहला ओपनिंग तो जीरो होना है। और ये क्लोजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रायल के अंदर इनकम्स एक्सपेंसेस पड़े हैं। ट्रायल के अंदर इनकम्स एक्सपेंसेस पड़े हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट अभी निकला नहीं कि ये क्लोजिंग बन जाए। अच्छा, ओपनिंग की तरह का मान लो है, मैं ये कह लेता हूं कि ओपनिंग की तरह का बन गया इसकी वजह से। ओपनिंग जीरो सही, ये साल के पहले दिन आ गया ना ये सब कुछ, तो बोलो तो ये चलो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 7.2 तो आपने डाला है, तो इसका मतलब ये 73.95 जो ट्रायल में पड़ा है ये क्लोजिंग नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग नहीं है तो चेक करते हैं जरा, मतलब प्रॉफिट तो इसमें ऐड नहीं ना हुआ, बोलो तो ओपनिंग प्लस दिस इतना ही होना चाहिए। बताओ इतना ही है क्या? 70? इसका टोटल कितना बनता है? ये ट्रायल में कितना बता रहा है? ना ओपनिंग है, ना क्लोजिंग है, ना तितर है, ना बटेर है। अब मसला समझो क्या हुआ। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स करते रहे ओनर, या डिविडेंड पे किया आपने, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स की, ड्राइंग्स लिखा हुआ है सवाल में। हाँ, पुराना सवाल है ना। तो ड्राइंग्स जो होती रही उसकी एंट्री तो होती है ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। वो ड्राइंग्स ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आनी चाहिए थी। इन फनकारों ने क्या किया? कैपिटल को नेट ऑफ विड्रॉज, नेट ऑफ ड्राइंग्स करके इधर शो कर दिया। हमें तो मरवा दिया ना, अब ये ड्राइंग्स की फिगर है, और ये ड्राइंग्स की फिगर कितनी है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमने कहा भाईजान आप तो ज़रा चुप करें ना। अब हमने क्या करना है, एक अकाउंट बनाना है। मैं गलत अकाउंट कह देता हूं उसको, कोई वर्किंग कह लें आप उसको। कैपिटल का अकाउंट दोबारा बनाया मैंने, ठीक है। इसमें मैंने ये 50 भी फेंका, ओपनिंग तो जीरो है ना, तो बोलो। और ये कैश आ गया 50, और ये पीपीई आ गया 26/4। ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल का गलत अकाउंट, क्योंकि इसमें मैंने प्रॉफिट नहीं डाला। और इसका मैंने ये क्लोजिंग लिख लिया जब वो कह रहे हैं कितना क्लोजिंग 73 पॉइंट। अब जरा बैलेंस करो इसको, किधर 2.2 फिर ये क्या है? ये वो ड्राइंग्स हैं जो मनहूस अलग नहीं करके दे रहे थे, इन्होंने छुपा दी थी। तो ये मैंने अकाउंट बनाया, इससे मैंने ये ड्राइंग गलत अकाउंट से ड्राइंग्स निकाली, ये ड्राइंग्स लाके मैंने सही वाले अकाउंट में डाल दी। इसको साइड पे कर दो, बेशक मैंने काटना ना, वैसे कह रहा हूं अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो, इधर डालो और क्लोजिंग बैलेंस निकालो सही वाला, बोलो 81.15। असल में तो मुझे ये क्लोजिंग नहीं चाहिए था, कैश फ्लो का सवाल कर रहा हूं, बैलेंस शीट कर रहा था तो फिर ये क्लोजिंग होता। मुझे तो चाहिए था इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ये ड्राइंग्स जो होती हैं ये आउटफ्लो होता है, ये असल में छुपी हुई थी। तो अगर मैं सिर्फ, जिसको मैंने गलत कहा है ना, गलत, अगर मैं सिर्फ ये वाला अकाउंट बना लूं, इसमें प्रॉफिट ना लाकर लिखूं, तब भी काम हो जाना था मेरा। लेकिन बहरहाल मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। गलत कैपिटल का अकाउंट बनाया, गलत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड ही नहीं है, और इससे मैंने यूज करके ड्राइंग्स निकाल ली। अब ये ड्राइंग्स निकल आई हैं। अब इस अकाउंटेंट वाले, ये अकाउंटेंट ने ये लेजर बनाया था, इस अकाउंटेंट ने ये लेजर बनाया था, साइड बैंक को ड्राइंग निकल आई है, अपने पास ले आओ। अब ये सही सही एंट्रीज आपने की हैं, ये प्रॉफिट ऐड किया है, ये ड्राइंग्स आपने निकाली हैं। अच्छा, इसको यूं करना ना, लेट से ये वर्किंग नंबर आपकी लेट से 1 है, तो ये वर्किंग 1.1 कर लो, ठीक है ना। तो ये वर्किंग 1.1 से निकाल लो, ओके। और वो पड़ा रहे सवाल के अंदर, ये भी पड़ा रहे और वो भी पड़ा रहे, ठीक है। लेकिन आपका कैपिटल का अकाउंट ये है असल में, तो कॉन्सेप्ट ये है पूरा, ठीक है, सही है। ये असल में फिगर मिसिंग 2.45 की, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैश आउटफ्लो आना है, और आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ ये 50 का कैश, सॉरी फाइनेंसिंग में कैश इनफ्लो सिर्फ ये 50 आना है। ये तो पीपीई के लेजर में डेबिट होगा, और फिर वहां से कैश कुछ निकलेगा जो निकलेगा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपके ट्रायल वाला वाहिद अकलौता सवाल है कैश फ्लो का।
जैसे एनपीओ में वो ट्रायल से सवाल करवा रहा है आपसे, कैश फ्लो के अंदर उसने मुद्दत हुई है नहीं करवाया, तो 14 और 24 10 साल के बाद हो सकता है, 10 साल के बाद कुछ सरप्राइज आपका वेट कर रहा हो। तो ये सवाल लाजमी कर लेना। सवाल आसान था, एक चवल सी एडजस्टमेंट थी बीच में, मैंने कहा ये तो कराओ ना, ऐसे बच्चे इसकी वजह से खाम का सवाल ना करें, सवाल तो हो जाए ट्रायल से एक दफ़ा, ठीक है। नहीं करवाएगा ट्रायल वाला, क्योंकि ट्रायल के अंदर उसको फिर नॉर्मली यही करना पड़ता है कि उसको ओपनिंग पहले साल रखना पड़ता है 0, सवाल ही बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी भैड़े वाले को पता लगता है, इसलिए करके जाना। ओके, लें जी, ये जनाब प्रॉफिट बहुत सिंपल तरीके से निकला और फिर सारा कुछ आपके सामने, कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी, पैट और ड्राइंग फिगर। असल में तो ड्राइंग फिगर थी, ठीक है ना, लेकिन इतना इजी था वो सारा कुछ, वो सारा लिखा हुआ था हमने, ठीक है। पता नहीं आप सोल्यूशन में इस तरह से बना हुआ है नहीं, इसकी पिक्चर ले लो जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस 1 मिनट देख लें कि क्या क्या रहता है, उसके बाद इसको ब्रेक करते हैं। जाहिर सी बात है अब जुमा तो लेट नहीं कर सकते ना, जुमा टाइम से पढ़ेंगे, बाकी सुकून से मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि आपने चलना है, जहन बना के रखें कोई 7-8 बजे का, ठीक है ना, इससे ऊपर भी जाए तो जाए। क्या नहीं, क्या तुम कब आए हो क्लास में, बताओ मुझे, क्या वाले कब आए हो तुम क्लास में? तो 2 दफ़ा ये ऐलान हम पहले कर चुके हैं। ओके, देख लो भाई, इधर काम थोड़ा ही रह गया, एक एडजस्टमेंट सिर्फ इसमें बतानी है। असल में इंटरेस्ट एक्सपेंस, ग्रेचुटी एक्सपेंस उस जैसा ही है और वारंटी एक्सपेंस भी उस जैसा ही है। ग्रेचुटी वारंटी आपके आने नहीं चाहिए, केड़ा पता लगता है, तो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सेम, वो सिर्फ समझाऊंगा, जालिब वाले सवाल में ग्रेचुटी समझ आ जाएगा। इसकी मैं वीडियो जो है वो आपको आज जब आप घरों को जाएंगे तो फिर उस वक्त शेयर कर दूंगा। पहले ट्राई करना, सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन मैं याद करवाना यार, इसके बाद ये हैंडआउट आपको देता हूँ सोल्यूशन, एमसीक्यूज थोड़ी देर में हो जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह 10-1 मिनट का काम रह गया। इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट समझाया था ज़बानी, पर फिर भी मुझे तसल्ली नहीं है, एक दफ़ा मैं क्लास में ये करवा दूँ। 2-4 बच्चों ने पूछा था, मैंने बताया था उनको, इंश्योरेंस क्लेम एक सवाल के अंदर है, ठीक है जी। तो इस पार्ट को क्लोज करें भाई, जुमे के बाद इंशाल्लाह करते हैं शुरू।